हेलो बच्चों, आप सभी का द निकू क्लासेस में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के सामने विलियन चैप्टर केमिस्ट्री का 12th का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है, प्यार से लोग मुझे निक्कू भैया बुलाते हैं। और मैं यहाँ से केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, कंप्लीट लास्ट तक चलेगा। ठीक है, आज सॉल्यूशन का पहला चैप्टर का वीडियो है, इसे देखना है आप लोगों को पूरा, जहां मैं बताऊंगा आप लोगों के सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है और सारे सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स या फिर क्वेश्चंस है वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कि केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर। हम लोग कि विलियन होता क्या है, इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा सॉल्यूशन चैप्टर। मतलब इस टॉपिक के बिना इस विलियन चैप्टर का कोई वजूद ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन होता क्या है और हम कैसे मेजर कर सकते हैं विलियन के सांद्रण को। मतलब कि उसमें कितना % सॉल्यूशन है, कितने ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। ये विलियन चैप्टर का बहुत बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि विलियन होता क्या है, कि व्हाट इज सॉल्यूशन, विलियन होता क्या है, किस चीज से मिलकर बना होता है, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे विद एग्जांपल, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है ऐसा एग्जांपल दूंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। फिर सांद्रता बहुत सारे प्रकार के विलियन की सांद्रता को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं, कि विलियन का सांद्रता होता क्या है और हम कितने तरीके से नाप सकते हैं सांद्रता को। सांद्रता में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में, सबसे पहला होता है हमारा मास परसेंटेज बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं इसे द्रव्यमान प्रतिशत, ये पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले मोलरता, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। फिर मोललता इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में मोलैलिटी बोलते हैं। और पांचवा पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। आज ऐसा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं कभी भी, नॉर्मलिटी क्या होता है। और सबसे लास्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन के अंदर में सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज बोलते हैं हिंदी में, मोल प्रभाज। तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि विलियन होता क्या है, क्यों क्या चीज होता है विलियन, हमारे डेली लाइफ में कौन सी ऐसे एग्जांपल्स है जिससे तुम समझ सकते हो। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है विलियन क्या होता है। विलियन पढ़ने के लिए आपको मैं एग्जांपल अभी बताता हूं कि जब हम अपने घरों में चीनी का शरबत बनाते हैं तो हम पानी लेते हैं, उसमें जनरली हम शुगर को, चीनी को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जिस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं, चीनी और पानी का जो चीनी को पानी में घुलने के बाद जो चीज बनता है वो दरअसल विलियन बना है। शरबत हमारा एक विलियन है। तो विलियन क्या है बच्चों, इसमें शरबत में क्या होता है, जो चीनी होता है वो पानी में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। मतलब इसको अगर हम थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में एक समान रूप से वितरित हो जाए, घुल जाए, तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय और विलाय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलाय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया था कि जब हम शरबत बनाते हैं तो हम चीनी को पानी के अंदर में घोलते हैं, चीनी को पानी में घोलने के बाद क्या बनता है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनता है, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो ये विलय और विलाय क्या है, ये तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया कि चीनी पानी को जो हम नॉर्मली देखते हैं, ऐसे ही जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक भी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। मतलब ये एक समांगी मिश्रण है। विलियन क्या है बच्चे, एक मिश्रण है, और मिश्रण भी कैसा है बच्चों, तो समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक जो सॉल्यूट जो होता है बच्चे वो पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट जो होता है वो पूरी तरह से सॉल्यूट में डिसॉल्व होता है।
अब इसमें बात आती है ये सॉल्यूट होता क्या आखिरकार, या और सॉल्वेंट होता क्या है, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जब आप शरबत बनाते हैं घर में तो आप देखते हैं कि पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है और चीनी का अमाउंट कम होता है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, कंपेरिजन करके देखेंगे तो, और जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो विलियन में जिसकी मात्रा, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, द सब्सटेंस whose amount is less in solution is called solute। विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अधिक होती है विलायक कहलाता है। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो, जब हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। तो शुगर और वाटर मिला के हमारा शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। और आपने देखा होगा कि जब हम शुगर और वाटर को डिजोल्व करते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स हमको सॉल्यूशन में नहीं दिखते हैं। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, अगर हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम वाटर लेते हैं और ऊपर से हमने शुगर, इसमें क्या चीज है, वाटर है और प्लस का शुगर है, मतलब जल है और शर्करा है। जब इस दोनों को घोलते हैं तो चाहे आप यहां से निकाल लो किसी भी चीज को, टेस्ट करो तो भी उतना ही मीठा लगेगा, और अगर चाहे आप यहां से निकालोगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा। मतलब कि जो शुगर है, ये जो वाटर है, इस पूरे शुगर में यूनिफॉर्मली पूरी एक समान रूप से डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है कि नहीं है। अब इस वाटर में किसका अमाउंट कम था, शुगर का अमाउंट हमने कम डाला था, तो शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि शुगर सॉल्यूशन में जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, जबकि जो हमारा शुगर होता है, मतलब जो शर्करा होता है, वो विलेय होता है, सॉल्यूट होता है, क्योंकि शुगर का अमाउंट कैसा होता है, कम होता है। ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद अब बात करते हैं कि अब हमें डिसाइड करना है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, ये डिसाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, सांद्रता, कि कोई भी सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है। अगर बहुत वैसे लैंग्वेज बोलेंगे तो कितना गाढ़ा है। तो सांद्रता नापने के लिए बहुत सारी विधियां दी हुई हैं। इस विधियों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है कंसंट्रेशन, हम कैसे इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अभी एक और इसका एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे मान लें कि हमारे पास पूरा एक कट्टा चीनी है, शुगर है, ठीक है कि नहीं है, और उसमें हमने मान लिया कि 5 ml वाटर डाल दिया, तो क्या वो सॉल्यूशन बना? तो वो सॉल्यूशन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण है। जब आप पूरे 50 किलो चीनी में 5 ml पानी डालेंगे तो क्या पूरे चीनी में पानी घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा। इसका मतलब वो सॉल्यूशन बना ही नहीं। तो कभी कभी ऐसे डाउट क्रिएट्स होते हैं कि ऐसा सर ऐसा हो गया कि हमने 50 केजी चीनी लिया और 5 ml वाटर लिया और इस प्रकार सॉल्यूशन बन सकता है? नहीं बन सकता है। सॉल्यूशन क्या होगा? जब सॉल्वेंट में पूरी तरह से या पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, तब जाकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है कि नहीं है। अब उठाते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि कंसंट्रेशन होता क्या है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में और कितना परसेंट सॉल्वेंट है मेजरली। ठीक है कि नहीं है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि सांद्रता में सबसे पहला है मास प्रतिशत, मास परसेंट, हिंदी में बोलते इसको द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? अगर हम इसका सिंपल सा डेफिनेशन दो, मास डेफिनेशन से पहले हमको मास परसेंट का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखता हूं। मास परसेंट इज इक्वल टू होता है, मास परसेंट इज इक्वल टू विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, सॉरी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस का विलाय का द्रव्यमान, विलाय का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट, विलाय का द्रव्यमान। अब मैं इसका एग्जांपल सेट करता हूं कि अगर हमने मान लिया कि कोई हमारे पास बी सॉल्वेंट है, बी हमारा क्या है बच्चे? सॉल्वेंट है। ठीक है कि नहीं है। अब इस सॉल्वेंट में हमने एक सॉल्यूट मिलाया, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? ए डाल दिया। यहाँ पे ए क्या है बच्चे? सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक है कि नहीं है। तो इस हमारे ए और बी का पूरा एक सिस्टम बना जिसे हम ए और बी का सॉल्यूशन बोलते हैं।
तो इसका अगर मुझे मास परसेंट निकालना पड़ेगा तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, मास ऑफ ए, क्योंकि ए हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ए का अमाउंट कम है, अपॉन में सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ ए प्लस का मास ऑफ बी, और यहाँ पे इंटू 100 भी किया जाता है क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे कैसे होता है 100। इसका मैं एक सीधा लाइव एग्जांपल ऐसा बताता हूँ। जब हमारे मार्क्स आते हैं, मान लिया किसी के 100 में से मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो टीचर्स ऐसे तो लिखते हैं 60 अपॉन में 100, ठीक है। और जब हमें इसका परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से गुना कर देते हैं, तो उसके बच्चे के कितने मार्क्स आ गए, 60% मार्क्स आ गए। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम मास परसेंट निकालने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में कितना परसेंट सॉल्यूट है, समझे कि मतलब टोटल अगर हमारा सॉल्वेंट का मास जो है वो Ma प्लस का Mb है और सॉल्यूट का मास हमारा M में है, तो मतलब टोटल मार्क्स अपॉन में ऑप्टेंड, ऊपर में कौन सा मास रहेगा, ऑप्टेंड, जितना भी मास, जैसे यहाँ पे था कि 100 में से 60 नंबर आ रहे थे, तो सब पूरा सॉल्यूशन का वजन कितना है, Ma प्लस का Mb, उसमें सॉल्यूट का कितना है बच्चे, Ma, इसका परसेंटेज निकालें तो गुणे में 100 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे गुणे में 100, ये हमारा आ गया मास परसेंटेज। अब एक बार ओवरऑल मैं बताता हूँ मास परसेंटेज क्या होता है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है, ऊपर में हम सॉल्यूट का वजन रखेंगे तो मास रखेंगे, नीचे में पूरा सॉल्यूशन का वजन रखेंगे। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आता है और सॉल्वेंट भी आता है, विलय भी आता है और विलायक भी आता है, तो विलय के द्रव्यमान प्लस विलायक के द्रव्यमान, इन दोनों को जोड़ोगे तो विलयन का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसके मल्टीप्लिकेशन अगर हम 100 कर देंगे तो ये हमारा मास परसेंटेज आ जाएगा। इसका लिखा होता है तुम्हारे क्वेश्चंस में जब आता है इसे ऐसे लिख के देते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। ये अगर ऐसा देता है इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो वेट है वो वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, और नीचे वाला जो है वो मास ऑफ पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मास परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी अगला हमारा टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हमारा सेकंड टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज हिंदी में बोलते थे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। जैसे हमने मास परसेंटेज लिया था सेम वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट है। मास परसेंट में हम मास लेके चल रहे थे सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, जबकि हम वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम लेके चलेंगे। वॉल्यूम परसेंट को V/V से दिखाते हैं, V/V परसेंटेज ऐसा दिया होता है। इसका मतलब क्या होगा कि विलय का आयतन, क्योंकि विलयन जो है वो विलय से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से, तो विलय का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में विलय का आयतन प्लस, क्योंकि विलयन की बात करते हैं तो विलय प्लस विलायक दोनों आता है, विलय का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस का विलायक का आयतन, विलायक का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो फिर से ए सॉल्यूट और बी सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इस कंडीशन पे इसका अगर वेट बाय वेट परसेंटेज देके चलें तो क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ ए मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, और इनटू क्योंकि परसेंटेज निकाले इसलिए इनटू 100, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला किसका आया है, तो वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। अब थर्ड टॉपिक इसी में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब हम मोलैरिटी की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। हमने वेट बाय वेट परसेंट देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट देखा, उन दोनों को कंबाइन करके अब आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है हमारा कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट हिंदी में विलय का भार, विलय का भार, बट्टे में वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, मतलब विलय का भार बट्टे में विलयन का आयतन इनटू 100। अब इसको मैं और स्पेसिफाई करता हूं कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। अगर न्यूमेरिकल में देखे चलेगा कि 7% वेट बाय वॉल्यूम, इसका एग्जांपल बता रहा हूं, 7% वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास है H2SO4, H2SO4। इस टर्म का मतलब क्या है, 7% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि H2SO4 का है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं कि क्या है इसका मतलब, तो
तो इसका मतलब है कि H2SO4 का जो वेट है, मास है, वो 7 ग्राम है। 7 ग्राम H2SO4 डिजोल्व है 100 ml वाटर में। इसका मतलब ये है कि 100 ml हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें कितने ग्राम डिजोल्व है? 7 ग्राम डिजोल्व है। ठीक है, तो ये हमारा वेट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, जबकि ये हमारा वेट बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये वाला प्ले करता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी अगला टॉपिक हमारा है मोलैरिटी। थर्ड टॉपिक मैंने बताया था आप लोगों को मोलैरिटी हिंदी में बोलते हैं इसको मोलरता। तो पहले एक बार डेफिनेशन सुनेंगे, मोलरता का डेफिनेशन होता क्या है, फिर उसी डेफिनेशन का यूज करके मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। मींस अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो आप डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मेरे मुंह से डेफिनेशन सुनेंगे कि मोलैरिटी होता क्या है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं, तो मोलैरिटी को हम M से दिखाते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन बोला कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल, ठीक है कि नहीं है? तो ऊपर में किसके मोल हो जाएंगे? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। डेफिनेशन हम निकालते हैं इसी फार्मूला को देखते हुए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, इसे हम कैपिटल M से दिखाते हैं। अभी आपने लेकिन 11th क्लास में पढ़ा होगा मोल्स क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या बराबर होता है किसी भी चीज का अगर आपको मोल निकालना पड़ेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ग्रामों में भार बटे अणुभार। ग्रामों में भार बटे में अणुभार मतलब वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो M बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल, मतलब विलय का ग्रामों में भार, विलय का ग्रामों में भार, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने मोल का फॉर्मूला यहाँ पुट किया और विलयन का आयतन को किस में लेना पड़ेगा? विलयन का आयतन इसे लेना पड़ेगा हमको लीटर में। तो मोलैरिटी बराबर सॉल्यूट के वेट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्मॉल w अपन में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किस में लेना चाहिए? लीटर में। अब इसका अगर मैं यूनिट देखूंगी, यूनिट क्या होगा इसका यूनिट, तो हमने क्या यहाँ लिया है? विलय के मोल, तो यूनिट में तो मोल आ जाएगा बट विलयन का आयतन, वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं, तो मोल पर लीटर। ये इसका हमारा वॉल्यूम आ गया। इसे हम M भी कहीं पे लिखा था, 2M 3M ऐसा करके लिखा हुआ आता है। इस पे एक सवाल देता हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा कि 14 ग्राम H2SO4, 14 ग्राम H2SO4 है, ये 250 ml या 500 ml जल में घुला है, 500 ml जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता बताओ या विलयन की मोलरता बताओ। 14 ग्राम हमारे पास H2SO4 है और 500 ml जल में घुला है। 14 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे? एक तो लिखने का तरीका तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, जब हम पेपर में लिखते हैं तो कैसे हमें लिखना चाहिए, मैं वो भी साथ में समझाते जा रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे लिखना है हम लोगों को। एक तो सबसे पहले बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि यहाँ सीधा वो लिखते हैं यहाँ आंसर, जबकि यहाँ आंसर ही उत्तर नहीं है, आंसर लास्ट में आता है। तो ये होता है हल का मतलब यहाँ सॉल्यूशन हमने शुरू किया कि हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिखना चाहिए, सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिखने का तरीका कि जब हम बोर्ड में लिखेंगे तो हमारा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले दिया है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है जरा वो देखेंगे। तो सबसे पहले 14 ग्राम H2SO4 है, 14 ग्राम H2SO4 मतलब और कितने में? 500 ml में डिसॉल्व है। चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि जिसका अमाउंट कम होता है वो हमारा सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। सबसे पहले 14 ग्राम H2SO4 है, मतलब सॉल्यूट का वेट हमारे स्मॉल w बराबर कितना ग्राम दे दिया? 14 ग्राम दिया हुआ है।
और वॉल्यूम 500 ml में डिजोल्व तो पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, मतलब V, वॉल्यूम को हम V से दिखाते हैं 500 ml। सबसे पहले तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करके अभी लीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब V बराबर 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। अभी देखेंगे मोलैरिटी निकालने के लिए, मतलब मोलैरिटी हमें निकालने के लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, तो मोलैरिटी बराबर फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला मैंने अभी तुम्हें ड्राइव करके दिखाया था। अब यहाँ से मोलैरिटी रिजल्ट क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम्स, कितने ग्राम है 14 ग्राम्स है, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप लोगों को आना चाहिए। मैं बता देता हूँ, अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1 होता है, एटॉमिक मास से होता है हमारा 1 होता है, प्लस फिर सल्फर का तो 16, प्लस का 4 हमारा ऑक्सीजन है तो 4 इंटू ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 होता है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 प्लस 16 प्लस 16 4 जा 64, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। मतलब किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो इसी प्रोसेस से निकालेंगे। तो वेट इन ग्राम्स हो गया हमारा 14 ग्राम था, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 98 निकल के आ गया, वॉल्यूम इन लीटर मतलब 0.5। अब ये हमारा वॉल्यूम इन लीटर निकल के आ गया। सॉल्यूशन देखेंगे कितने बहुत सारे बच्चों को सॉल्यूशन भी नहीं आता है, पॉइंट हटा एक जीरो लगा सकते हैं हम लोग। तो m बराबर 140 अपॉन में 98 इंटू 5, अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 14 1 जा 14, 14 7 जा 98 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, m बराबर 2 अपॉन में 7 डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 0.2। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.2 डिवाइड करके देखेंगे 0.02 14 60 7 8 जा 56 40 0.28। और अभी मैंने यूनिट आप लोगों को डिफाइन किया था मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये इसका यूनिट आ गया, मोलैरिटी निकल के आ गया। मैं रिपीट करता हूं, अभी क्या पढ़ा है मैंने, वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंट होता क्या है कि कोई भी सॉल्यूट का वॉल्यूम अपन में टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम इनटू 100। वॉल्यूम को हम VA से दिखाते हैं तो VA अपन में VA प्लस का VB इनटू 100। इसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम अगर परसेंटेज में देखूंगा तो सॉल्यूट का वो वेट अपन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं, इनटू 100। जैसे 7% वेट का वॉल्यूम H2SO4 है, इसका मतलब है कि 7 ग्राम हमारा 100 ml में डिसॉल्व है। कहीं लिखा होता है 5% वेट का वॉल्यूम, इसका मतलब 5 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व होता है, ठीक है। इसका यूज होगा मोलैरिटी में। अब अगला हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी में मैंने बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स निकालने के लिए ऑलरेडी पहले हमने पढ़ा हुआ है, नंबर वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट, तो m बराबर हो जाएगा वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे में वॉल्यूम था तो इसलिए वॉल्यूम। वेट इन ग्राम्स को स्मॉल w से दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से m इनटू w से दिखाते हैं इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यूनिट होगा मोल पर लीटर। मैंने एक सवाल दिया था कि 40 ग्राम H2SO4 है, 500 ml वाटर में डिसॉल्व है, तो मोलैरिटी बतानी है। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो 14 ग्राम हमारे पास H2SO4 है और 500 ml हमारा सॉल्वेंट है, वाटर में डिसॉल्व है, मतलब कि हमारा विलियन हो जाएगा टोटल। तो मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना था, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5 लीटर। मोलैरिटी निकालनी है वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट इन ग्राम्स 14 ग्राम था, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 98, मैंने निकालने का तरीका यहाँ बताया था। सल्फर का 32 होता है, सल्फर का 32 होता है, यहाँ हमारा 32 होगा तब जोड़ के 98 आएगा, ठीक है। तो 14 ग्राम अपन में मॉलिक्यूलर वेट टोटल हमारा H2SO4 का निकल के आ जाएगा 98 इनटू वॉल्यूम हमारा 0.5 हमने निकाला था ऑलरेडी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.28 मोल पर लीटर है। ये मोलैरिटी तक का कॉन्सेप्ट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मोलैलिटी। मोललता कहते हैं, मोललता क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, खाली हमारा मोलैलिटी, खाली डिफरेंस कहाँ पे आता है, वहां पे हमने 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ऐसा हमने बोला था। यहाँ पे क्या होगा कि 1 किलोग्राम जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसा होगा, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। क्या बोला मैंने, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मतलब विलय के मोल, उसमें भी हमने किया था विलय के मोल,
विलय के मोल, और उसमें हमने नीचे में विलियन का आयतन किया था लीटर में, जबकि मैं यहाँ डेफिनेशन में बोल रहा हूँ कि 1 किलोग्राम में, मतलब विलायक का भार वेट ऑफ सॉल्वेंट, और भार भी कैसा होना चाहिए, किलोग्राम में, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिया है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। The number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent is called molarity of that solution। ठीक है, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। वेट मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑलरेडी मैंने पहले बताया था मोलैरिटी में कि मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू विलायक का भार कैपिटल W होता है, कैपिटल W वो भी किसमें बचे, किलोग्राम में। तो फाइनली हमारे एक फार्मूला निकल के आ गया मोलैरिटी का। यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में मोल है तो मोल ही रहेगा, नीचे में पहले आ रहा था मोलैरिटी में मोल पर लीटर आ रहा था, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझेंगे। इसका एग्जांपल है, जैसे बोलेगा आपसे कि जैसे मैं अभी इससे स्टार्ट जब किया था तो मैंने वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताया था, वहीं से मैं लॉजिक उठा के लाता हूँ। जैसे अगर आपको बोलेगा कि 2% वेट बाय वेट, 2% वेट बाय वेट हमारे पास है, 2% वेट बाय वेट हमारे पास सॉल्यूशन है NaOH का, NaOH का सॉल्यूशन में है, फाइंड मोलैरिटी। 2% वेट बाय वेट NaOH के विलयन की मोललता बताओ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 2% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने 2% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब पता है तभी सवाल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस 2% वेट बाय वेट का मतलब है कि स्मॉल w हमारा 2 ग्राम, स्मॉल w हमारा 2 ग्राम है, जबकि कैपिटल W दिया हुआ है। टोटल हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, जिसमें 2 ग्राम तो हमारा सॉल्यूट है, मतलब कैपिटल W हो जाएगा 100 माइनस का 2, मींस कैपिटल W बराबर 98 ग्राम। ये हमारा कैपिटल W हो गया। ठीक है कि नहीं है। और ये जो NaOH के विलयन है ये जल में विलयन है, तो सबसे पहले हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी स्मॉल m निकालना है हमको। तो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ऐसा मैंने फार्मूला अभी तुरंत ये बताया है, ये रहा, ये फार्मूला होता है। तो अब हमें दिया क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है जरा। गिवन में हमारे पास 2 ग्राम स्मॉल w बराबर हमारा हो गया 2 ग्राम, और कैपिटल W बराबर हमारा हमने निकाला है, इस परसेंटेज से निकाला है कि 98 ग्राम, कैपिटल W बराबर 98 ग्राम। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट की जब हमारी बात आती है तो फिर से NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अब आपको निकालना आ गया होगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले बता दिया था कि सोडियम का 23 होता है। अगर मैं NaOH का यहाँ निकाल के दिखाऊं आप लोगों को, तो सोडियम का हमारा 23 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा 40 है, कैपिटल W 18 है, निकाल देना मोलैरिटी। तो स्मॉल w हमारा 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 40 और कैपिटल W हमारा हो गया 18 ग्राम। ठीक है, लेकिन ये ग्राम में हमको आंसर लाना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में करने के लिए इसका 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो m बराबर 2000 अपॉन में 40 इंटू 18। हाँ, तो स्मॉल w बराबर हमारा 2 ग्राम है, कैपिटल W 98 ग्राम है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट हमारा 40 निकल के आया है। तो मोलैरिटी बराबर ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है वेट इन ग्राम्स, मतलब 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 40 है और कैपिटल W 98 है, जबकि 98 हमको ये ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में लेना है। तो 1000 से जब हम डिवाइड करें तो 1000 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो m बराबर 2000 अपॉन में 40 इंटू 98 डिवाइड करेंगे अगर तो 41 जा 40 और 45 जा 200 और 0 लगा देंगे 50। तो m बराबर हो गया हमारा 50 अपॉन में 98 डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम में। जैसे वहां पे हम लिखते थे मोल पर लीटर, यहाँ हम लिखेंगे मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। कुछ अगला टॉपिक हमारा है नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता जिसको हम बोलते हैं, वो भी लगभग ऐसे रिलेट करता है जिसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से दिखाते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते थे, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से दिखाते थे, जबकि यहाँ हमारा नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से दिखाते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या? तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 लीटर की बात करते हैं, मतलब नीचे में विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, आयतन वो भी किसमें? तो लीटर में। अब आप लोगों को यहाँ पे जैसे मोलैरिटी और मोलैरिटी दो कॉन्सेप्ट था, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट था, देखो जो कि हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है कि वेट इन ग्राम्स अपने मोलिकुलर वेट, जहां भी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन नया टर्म आया है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ग्रामों में भार, उसमें भी था ग्रामों में भार, यहाँ पे भी ग्रामों में भार, लेकिन उसमें क्या था? मूल निकालने के लिए अणु भार था, मॉलिक्यूलर वेट था, जबकि यहाँ पे कौन सा वेट होगा? तुल्यांकी भार। आप लोगों को तुल्यांकी भार निकालना आता होगा, हालांकि तुल्यांकी भार हर चीज के लिए अलग अलग होता है, मैं बताऊंगा जैसे क्वेश्चंस में आएगा भी दूंगा। तो n बराबर हमारा हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात करूं तो विलय का ग्रामों में भार, यहां से फॉर्मूला मैंने रखा विलय का ग्रामों में भार बटे नीचे में तुल्यांकी भार है तो विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू नीचे में विलयन का आयतन है तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन भी कैसा? तो लीटर में होना चाहिए, विलयन का आयतन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स, स्मॉल w से दिखाएंगे, इक्विवेलेंट वेट को इक्विवेलेंट वेट इनटू विलयन का आयतन लीटर में, तो वी इन लीटर। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आएगा नॉर्मेलिटी का। इसका यूनिट क्या होगा? जैसे मोलैरिटी का मोल पर लीटर था, मोलैरिटी का मोल पर किलोग्राम था, यहाँ पे होगा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। जैसे इस पे एक सवाल है, बिल्कुल वैसे ही सवाल होगा, क्वेश्चन अगर मैं देके चलूं, अगर आपसे बोले कि 7% H2SO4 है, 7% H2SO4 है, 7% कैसा है? वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, 7% वेट बाय वॉल्यूम हमारा H2SO4 है। इसका नॉर्मेलिटी भी निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा मोलैरिटी से कि नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी। फिर भी यहाँ पूछ रहे हैं 7% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का की नॉर्मलता बताओ, नॉर्मलता बताओ, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 7% H2SO4। इसका मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, एक बार कमेंट कर देंगे कि इसका मतलब क्या है 7% वेट बाय वॉल्यूम का, कि है क्या। तो अगर मैं सॉल्यूशन करना चाहूँ इसका, अभी मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा 7% वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पेसिफाई किया था वेट बाय वेट को, और जब इससे पहले वाले जब बता रहा था तो वेट बाय वॉल्यूम का। इसका मतलब स्मॉल w बराबर हमारा 7 ग्राम है, जबकि v बराबर हमारा 100 ml है। तो हमारे पास क्या चाहिए? वेट इन ग्राम चाहिए और वॉल्यूम इन लीटर चाहिए। अब हमारे पास इक्विवेलेंट वेट नहीं है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक फार्मूला सिंपल सा, हालांकि ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला तो नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग इजीली आप निकाल सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से इजीली डिवाइड कर दो तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ समझाता हूँ H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। जब हम H2SO4 को डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो ये टूटता है 2H पॉजिटिव आयन में और SO4 नेगेटिव आयन में, मतलब दो ही प्लस आयन में टूटता है, दो ही माइनस आयन में टूटता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा 98 होता है H2SO4 का, मैंने पहले निकाल के दिखाया था, ठीक है। और अपन में कितना आयन हो रहा है? दो ही प्लस का आ रहा है, दो ही माइनस का आ रहा है, तो उतने से ही डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया? 49 इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49। सारा चीज गिवन है, आपको खुद कैलकुलेट करना है। वेट इन ग्राम्स हमारा 7 ग्राम है, इक्विवेलेंट वेट हमारा 49 ग्राम है, जबकि वॉल्यूम कितना ml है? 100 ml है। ऊपर में 1000 का गुना करेंगे तो लीटर में आ जाएगा। यहाँ तो जो आंसर निकलेगा वो ग्राम तुल्यांक पर लीटर में आएगा। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी का है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करूँगा। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मोल फ्रैक्शन। आज का लास्ट टॉपिक होगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। प्रभाज का मतलब होता है, मोल अंश भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब कि कितना सॉल्यूट है, कितना अंश, कोई भी सॉल्यूशन है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो कितना पार्ट जो है वो सॉल्यूट का है और कितना पार्ट हमारा सॉल्वेंट का है,
वो निकालने के लिए जनरली हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि विलय के मोल, ऊपर में क्या आएगा, विलय के मोल या विलायक के मोल, विलय या विलायक दोनों में से किसी एक का मोल रखोगे, विलय के मोल या विलायक के मोल, तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात को, मतलब विलयन में टोटल सॉल्यूट भी आता है और सॉल्वेंट भी आता है, मतलब विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अगर मैं बात करूं सॉल्यूट का मोल, x विलय की बात करूं, जब मैं विलय की बात कर रहा होता हूं तो यहाँ मैंने बोला ना विलय या विलायक दोनों में से किसी एक का मोल, तो जब मैं विलय की बात करता हूं तो ऊपर में किसके मोल आएंगे, विलय के मोल, विलय के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, और नीचे में विलयन, तो विलयन में दोनों चीज है, विलय भी है और विलायक भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो मतलब विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसे मैं एक्स एन से छोटे एन से रिप्रेजेंट करूंगा, विलय के मोल को हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, फिर से विलय के मोल स्मॉल एन से दिखाते हैं, विलायक के मोल को कैपिटल डब्ल्यू से। इंपोर्टेंट टॉपिक है ये मोल फ्रैक्शन, क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें मोल गाउड्स लॉ आएगा, उसमें मोल फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी। सॉल्यूट वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट, और कैपिटल एन बराबर वेट ऑफ ग्राम, वेट इन ग्राम्स अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो और इसी तरह से अगर मैं विलायक का मोल प्रभाव निकालूं xn बराबर, तो ऊपर में किसका मोल आ जाएगा, xn बराबर विलायक का मोल, जैसे यहाँ पे विलय का मोल आया था, यहाँ पे विलायक के मोल, विलायक के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टे में, नीचे में वही विलायक के मोल या विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब विलायक के मोल अगर मैं बात करूं xn बराबर, तो विलायक के मोल को कैपिटल एन से दिखाते हैं, विलय के मोल को स्मॉल एन से, विलायक के मोल को कैपिटल एन से। एक इसी में टॉपिक है कि अगर मैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ूं और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ूं, दोनों को जोड़ूं तो दोनों का जोड़ एक के बराबर आता है, ठीक है, ये भी इसका लॉजिक है। इसमें मैं एक सवाल बता देता हूं, उसके बाद फिर हमारा आज का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, जैसे बोलेगा आप लोगों से कि 2% C2H5OH है, 2% C2H5OH है, एक्वा सॉल्यूशन है, OH का जलीय विलयन है, जलीय विलयन, ये 2% कैसा दिया हुआ है, वेट बाय वेट दिया हुआ है, 2% वेट बाय वेट C2H5OH का जलीय विलयन है। इसमें C2H5OH के मोल प्रभाज बताओ, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। ऐसा हमें क्वेश्चन देके चलेगा कि 2% वेट बाय वेट C2H5OH है, इसका एक्वा सॉल्यूशन है, हमको निकालना है C2H5OH के मोल। करने का मैं आसान तरीका बताता हूं कि कैसे करते हैं। जनरली सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है हमें क्या निकालना चाहिए, सॉल्यूट के भी मोल निकाल देना चाहिए, मोल फ्रैक्शन के, स्पेशली मोल फ्रैक्शन के सवाल में क्या करना चाहिए, हमको मोल निकालना चाहिए। सबसे पहले 2% वेट बाय वेट का मतलब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसका मतलब है कि स्मॉल w बराबर 2 ग्राम है, जबकि कैपिटल W बराबर 98 ग्राम, 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल m बराबर, क्योंकि C2H5OH इसका वेट निकालना है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का 12 तो 24 हो गया, 24 और 6 30, 30 में 16 को जोड़ो तो 46 हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाते हैं इसका। और कैसा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन है, मतलब पानी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट मींस 2 अपन में 46, ये हमारा स्मॉल एन निकल के आ गया, कैपिटल एन निकालना है तो वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट मतलब निकल के आ गया 98 अपन में 18। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर हमसे एक्सएन पूछना है सॉल्यूट का, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बड़ी आसानी से। तो इसकी वैल्यू निकाल के फाइनली अगर मैं डिवाइड करूं 46 और 2 से 0.000, 46 का टेबल में देखेंगे 200 कितने बार में आ रहे हैं, तो 4 बार में आएगा लगभग, 6 4 24, वहां से लगा 2, 4 4 16 17 18 184 हो गया। घटाएंगे तो हमारा 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 और 16 आ गया। पॉइंट ऑलरेडी लगा है, 0 लगा सकते हैं, लगभग 3 बार में जाएगा। तो इसके मोल कितने निकल के आए हैं 0.043,
जबकि इसका मूल कितना निकल के आएगा, तो 18 को 98 से डिवाइड करेंगे, 18 5 जा 90, पॉइंट लगाया 0, 18 4 जा 72, फिर से 5.444 आएगा, तो हम सीधा यहाँ पे 5.44 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे xn अगर निकालना है, मतलब xn का मतलब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, C2H5OH तो है ना, तो xn बराबर हमारे इसके मूल 0.043 और सॉल्यूट के मूल फिर से 0.043 प्लस का सॉल्वेंट 5.44, तो फाइनली हमारा xn बराबर निकल के आ जाएगा 0.043 और इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि नीचे में है, पॉइंट वाला ऐड सबको आता होगा, 5.44 और 0.043, जीरो लगा के जोड़ेंगे 384.5, 5.483, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो xn बराबर हमारा हो जाएगा 43/5483, तो 0.99 समथिंग करके आएगा इसका मोल। xn बराबर डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितना मोल आ रहा है हमारा, 5483 और हमारा ये 43 है, 0.0000 और 0, तो लगभग इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.009 के अप्रोक्स समथिंग आएगा, 9 या फिर 8 आएगा, तो हमारा ये फाइनली हमारा निकल के आ गया 0.009 के अप्रोक्स आ गया। डिवाइड करके आप लोग देख लेना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ये तो हमारा C2H5 का मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया। अगर आपसे पूछता कि वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बताओ, इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि xn सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल, इन दोनों का जोड़ 1 होता है, ठीक है। सॉल्यूट का मोल 0.099 आ गया और xn बराबर 1, तो xn बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस का 0.009 और डिवाइड माइनस करके यहाँ पे हमारा वाटर का भी मोल आ जाएगा। मींस अगर आप सॉल्यूट के मोल को निकाल दिया तो आप इजीली सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को आपने निकाल दिया तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मैंने बताया था सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। फिर मैंने सॉल्यूशन को मेजर करने के अलग अलग कंसंट्रेशन को मेजर करने की अलग अलग विधियां बताई थी। सबसे पहला उसमें था द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट, तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास और टोटल सॉल्यूशन का मास, ऐसा किया था। फिर हमने वॉल्यूम परसेंटेज निकाला था, सॉल्यूट का वॉल्यूम और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100% है तो सब में 100 लग रहा है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाला था, सॉल्यूट का वेट अपन में पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो भी था इनटू 100 किया था। फिर मैंने मोलैलिटी बताया था, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन अभी बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन क्या होता है हर चीज एक एक तो मैंने समझाया है, तो समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, और अगर आप लोग सपोर्ट रखेंगे तो इसी तरह से आपके पास नई नई वीडियो नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है जाके। धन्यवाद।